गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। नियोनेटल जॉन्डिस मतलब जो नवजात शिशु में होने वाले पीलिया के बारे में। ये पीलिया मतलब क्या है? जब किसी नवजात शिशु के आँखों का और चमड़ी का कलर पीला हो जाता है तो उसको पीलिया कहते हैं। अब ये पीलिया शरीर में एक बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट का बढ़ जाने के कारण शरीर में पीलिया होता है। तो साधारण तौर पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को पीलिया होता है और बहुत से मामलों में इसकी कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन किसी किसी केसेस में ये इसका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसे हमें ट्रीटमेंट देना होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फोटोथेरेपी या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के साथ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नियोनेटल जॉन्डिस क्या है। तो जब न्यूबॉर्न बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तो उसके शरीर में जो आरबीसीज की मात्रा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। वो इसलिए ताकि वो माँ के गर्भ में रहते हुए माँ के ब्लड से ऑक्सीजन को खींच सके और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माँ के पेट में कर सके। तो जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है और खुद से सांस लेने लगता है, तब उसे इस एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती और ये हीमोग्लोबिन स्वाभाविक रूप से टूटता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसमें से बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट बाहर आता है, तैयार होता है। ये बिलीरुबिन पिगमेंट जो है, जब कम मात्रा में रहता है तो शरीर के लिए फायदेमंद रहता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए शरीर इसे बाहर निकालने के लिए लीवर तक लेके जाता है। यहाँ जाते वक्त ये एल्ब्यूमिन को बाइंड करके जाता है। जब लीवर उसको कॉन्जुगेट करके फिर पेशाब में और इंटेस्टाइन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में ग्लूकोरोनिक एसिड का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो न्यूबॉर्न बेबी का लीवर है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करने के लिए, और क्योंकि आरबीसीज ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो बिलीरुबिन का जो बनने का मात्रा है वो ज़्यादा है और उसको कॉन्जुगेट करने की कैपेसिटी लिमिटेड है, जिसके कारण से शरीर में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बॉडी के लिए ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो टॉक्सिक बन जाता है। तो नॉर्मली जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रहता है, जिसका लेवल अगर कम रहे तो हम उसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। यही लेवल अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए उससे हमें ट्रीट करना होता है फोटोथेरेपी से या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से। तो कौन से कंडीशन है जिसमें ये यहाँ बिलीरुबिन बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमने समझा था कि आरबीसी की टूटने के कारण बिलीरुबिन बनता है। अगर कुछ बीमारी है जिसमें यह आरबीसी ज़रूरत से ज़्यादा टूट जाए, फॉर एग्जांपल हीमोलिटिक एनीमियाज है जिसमें G6PD हम देखते हैं, माँ का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में आरबीसीज बहुत जल्दी टूटते हैं। माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, बच्चे का A या B है, ऐसी कंडीशन में भी रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी टूटते हैं। या फिर किसी कारण से डिलीवरी के टाइम पे इंजरी होकर बच्चों को स्किन में ब्रूजिंग है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग है, जिसके कारण उससे बिलीरुबिन बनता है और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। या फिर किसी बच्चे के अंदर ये आरबीसी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल मदर को अगर डायबिटीज़ है या फिर बच्चा IUGR है ना, कुछ इन्फेक्शंस है, या फिर माँ को अगर ऑक्सीटोसिन का यूज़ हुआ है माँ में, तो भी उसके कारण से आरबीसी ज़रूरत से ज़्यादा टूटते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बिलीरुबिन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के रूप में सामने आ सकती है। दूसरा हमको ये भी समझना है कि एल्ब्यूमिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को पकड़ के रखता है, जिसके कारण से वो ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। अगर एल्ब्यूमिन की लेवल कम हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में रहेगा और वो ब्रेन को डैमेज करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब जो भी ड्रग्स है जो एल्ब्यूमिन को बाइंड करने के लिए कॉम्पीट करेंगे बिलीरुबिन के साथ में, फॉर एग्जांपल सेप्ट्रॉन है, या फिर किसी कारण से एसिडोसिस हुआ है, या फिर फ्री फैटी एसिड की लेवल बढ़ी है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, स्टारवेशन के कारण या हाइपोथर्मिया के कारण, तो ऐसे कंडीशन में भी बिलीरुबिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो अवेलेबल नहीं रहता अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइंड करके रखने के लिए और लीवर तक पहुंचाने के लिए। जेनेटिक डिसीज़ के कारण या इन्फेक्शन के कारण
या कुछ ड्रग्स के कारण ये ग्लूकोरोनिक एसिड की लेवल अगर कम हो जाए, ग्लूकोरोनिल ट्रांसपोरेस जो एंजाइम है जो बिलीरुबिन को ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें ब्रेन ऑलरेडी डैमेज होता है या फिर इमैच्योर होता है, जिसके कारण से थोड़ा भी बिलीरुबिन का लेवल अगर बढ़ता है तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बेबी को हाइपोक्सिया है, प्रीमैच्योरिटी के कारण है, या फिर हाइपर ऑस्मोलरिटी है, या ब्रेन के इन्फेक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रेन बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाता है बिलीरुबिन के डैमेज को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम हाई रिस्क में समझते हैं। एक और चीज़ जो हमको समझनी है, जब लीवर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करके इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देता है, तब भी उसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है, जैसे ग्लूकोरोनिडेज नाम का एक एंजाइम इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। ये फिर से एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से ब्लड के अंदर आ सकता है। तो ये जब भी बच्चा मेकोनियम अच्छे से पास नहीं करता है या फिर जब उसका फीडिंग कम होता है, तो ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन शरीर में फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए अगर स्टूल बच्चा पास नहीं करता तो उसमें जॉन्डिस का लेवल बढ़ जाता है। ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में सिक्रीट हुआ है, सो जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में, जो यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और स्टर्कोबिलिनोजन में, जो कि स्टूल में एक्सक्रीट होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल अच्छी है तो जॉन्डिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को जॉन्डिस है? सबसे पहले जैसा हमने समझा था कि बच्चे की स्किन और आंखों का रंग पीला हो जाएगा, तो स्किन को हम अपने फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर दे के देख सकते हैं। तो जब हम फिंगर को रिलीज करेंगे तो जो स्किन है उसका कलर हमको येलो दिख सकता है। जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस की खासियत ये है कि सर से पैर की तरफ ये बढ़ता है। अगर सर पे है तो उसका, अगर ये चेहरे पे दिखता है और पेट पे नहीं दिखता, मतलब लेवल कम है। लेकिन अगर ये चेहरे पे भी दिखता है, पैर पे भी दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका लेवल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम बच्चे के शरीर के कौन से हिस्से तक के जॉन्डिस है, इसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का बिलीरुबिन का लेवल कितना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ बच्चे के फेस पे जॉन्डिस है तो उसका लेवल 5 से 7 मिलीग्राम के करीब होता है, फेस और नेक पे अगर है तो। अगर चेस्ट और अपर एब्डोमेन तक के है तो ये 7 to 9 मिलीग्राम के करीब रहेगा। लोअर एब्डोमेन और अपर थाई की तक है तो ये 9 से 11 मिलीग्राम रहेगा। लेग्स या आर्म या फोर आर्म तक के आता है ये, तो इसे हम देखते हैं कि 11 to 13 मिलीग्राम तक के रहता है। और अगर पाम्स और सोल्स भी इन्वॉल्व हो जाए तो इसका लेवल 13 to 15 या इवन उससे ज़्यादा रह सकता है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कहाँ तक बेबी को येलोइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, उस हिसाब से आप इसे एक क्लिनिकल जजमेंट ले सकते हैं कि इसका बिलीरुबिन का लेवल कितना होगा। इसे कहते हैं कार्मर्स जोन, है ना। कार्मर्स जोन के हिसाब से हम देखते हैं कि जॉन्डिस का लेवल कितना हो सकता है। लेकिन क्लिनिकली यह इतना रिलायबल नहीं होता, इसके लिए आपको लैब वैल्यू की ज़रूरत होती है और लैब वैल्यू के हिसाब से आप बच्चे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि उसे फोटोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। इसके अलावा क्लिनिकली आपको बच्चे के अगर बाकी कुछ साइन है, जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत ज़्यादा लिथार्जिक है, सो के रह रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, या फिर सफ़ेद कलर के स्टूल कर रहा है, या फिर जॉन्डिस पहले ही दिन, जीवन के पहले ही दिन में हम देख रहे हैं कि बच्चे को जॉन्डिस है, या फिर बच्चे के पैर में या फिर थाइस तक के जॉन्डिस आ गया है, या फिर प्रीवियस सिबलिंग में जॉन्डिस की हिस्ट्री है जिसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ी है। यदि माँ का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है या फिर O पॉजिटिव है, या फिर बेबी प्रीमैच्योर है, या फिर बच्चा फीडिंग कम ले रहा है, डिहाइड्रेटेड है, यूरिन आउटपुट कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। कि इसका कंसर्न ये है कि अगर ये लेवल एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए बिलीरुबिन का, तो ब्रेन को डैमेज करता है, जिसको हम कर्निक टेरस कहते हैं, जिसमें बच्चे को
सुनाई न देना, मेंटल डेवलपमेंट डिले होना, फिर परमानेंट अंधापन आ जाना, ये सारी तकलीफें हो सकती है। इसलिए पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन लेके जल्द से जल्द आपको ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। नियोनेटल जॉन्डिस का डायग्नोसिस कैसे होता है? जब पीडियाट्रिशियन किसी बच्चे को देखता है तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के तौर पे बता सकता है बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं। अगर इसका एग्जैक्ट लेवल जांच करने के लिए हमें लैब में एक सैंपल, ब्लड सैंपल भेजना होता है बच्चे का, जिसमें हम देखते हैं कि बिलीरुबिन का लेवल वो देते हैं। रिपोर्ट में अक्सर वो उसको 3 हिस्सों में देते हैं, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अब ये जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है, इसकी लेवल को आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है टोटल लेवल से, और टोटल बिलीरुबिन के लेवल के हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट देना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करेगा कि बच्चा कितने दिन का है और उसका लेवल कितना है, और वो जो बच्चे का जॉन्डिस बढ़ने का रिस्क कितना है, कितने तेज़ी से उसके बढ़ने के चांसेस है, इसके ऊपर से आप उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा तरीका है जो इसमें बच्चे का सैंपल ना निकालना पड़े, ऐसा है ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर। तो ये अलग अलग कंपनी के अवेलेबल है। आपको इसमें बच्चे के माथे पे इसको 2-3 बार टच करना होता है और उसका एक मीन वैल्यू फिर डायरेक्टली इसके स्क्रीन पे दिखता है। तो ये जो एज अ स्क्रीनिंग टूल इफेक्टिव है, लेकिन इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, और बहुत बार जब हायर वैल्यूज़ होती है तब ये रिलायबल नहीं होता। आपको उस कंडीशन में बच्चे का सैंपल निकाल के भेजना ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में बेटर है कि आप एक लेबोरेटरी में सैंपल भेज के इसको कंफर्म करें और ज़रूरत पड़ने पे बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू कर दें। एक और चीज़ जो हम समझते हैं कि जब हम लैब में वैल्यू भेजते हैं तो उसका वैल्यू आता है टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? तो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, जो ऑलरेडी लीवर के थ्रू कॉन्जुगेट हो गया है, उसको जो लैब में है वो डायरेक्ट बिलीरुबिन के रूप में हमें वैल्यूज़ मिलती है उसकी। अब कंडीशन में डायरेक्ट टाइप ऑफ बिलीरुबिन बढ़ता है, उसमें हमको समझना है कि जो लीवर से बाहर आने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसे कंडीशन में आपका ये जो डायरेक्ट टाइप ऑफ हाइपरबिलीरुबिनीमिया है ये बढ़ जाता है। कॉन्जुगेशन और हिमोलिसिस ये लेवल में अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आता है लीवर के बाइल के या फिर लीवर के जो सिक्रीशंस है उसके एक्सक्रीट होने में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस बढ़ता है। अब ये इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या एक्स्ट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये डायरेक्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस हम अलग पैथोफिजियोलॉजी है, इसको हम अलग से समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसको ट्रीट कैसे करना है। जैसा हमने समझा था कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हर बच्चे को होता है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो हमें बच्चे को फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये फोटोथेरेपी काम कैसे करती है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है फोटोथेरेपी के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि किस बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए चार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए अलग अलग ग्राफ यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली AAP का जो ग्राफ है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसको यूज़ किया जाता है। इस ग्राफ में हम देखेंगे तो 3 तरह के लाइन हैं। एक तो हाई रिस्क वाला है, सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर मॉडरेट रिस्क और उसके ऊपर लो रिस्क। अब ये रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, जैसा हमने सारी चीज़ें जो समझी थी, हीमोलिटिक एनीमिया है, G6PD डेफिशिएंसी है, एस्पेक्सिया है, या फिर क्लिनिकल साइंस है कि बच्चा लिथार्जिक है, एक्टिविटी कम है, सेप्सिस है, एसिडोसिस है, एल्ब्यूमिन कम है, और सारी चीज़ें जो हमने समझी थी कि जो बहुत तेज़ी से नियोनेटल जॉन्डिस को बढ़ाती है, वो सारे रिस्क फैक्टर है। अगर वो रिस्क फैक्टर है तो हम उसको जल्दी ट्रीट करेंगे। अगर वो रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं फोटोथेरेपी शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे हमको समझना है कि 35 वीक्स के ऊपर के बच्चों के लिए फोटोथेरेपी के चार्ट्स अलग है, और 35 वीक्स के नीचे के बच्चों के लिए हम अलग चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रीमेच्योर होने के कारण उनका ब्रेन ज़्यादा ससेप्टिबल होता है जॉन्डिस के डैमेज के लिए, इसलिए हम उसको थोड़ा जल्दी ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने देखा है कि बच्चे का एज दिया है कि बर्थ के टाइम पे कितना है, 24 आवर्स में कितना है, 48 आवर्स में कितना है, और वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि बिलीरुबिन का लेवल दिया हुआ है।
अगर किसी एक जंक्चर पे हमको दिखता है कि ये बिलीरुबिन रेंज जो है वो फोटोथेरेपी के रेंज में आ रहा है, तो हम इसको फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। ऐसे ही चार्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए भी अवेलेबल है। अगर एक लेवल से ज़्यादा जॉन्डिस बढ़ जाता है या फिर पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं कि बच्चा थोड़ा सुस्त हो जाता है या फिर कम एक्टिव है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जल्दी बच्चे का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना होता है। फोटोथेरेपी में बच्चे को सिर्फ डायपर और आंखों के ऊपर एक कवर करके बच्चों को ये नीले कलर की फोटोथेरेपी में हम रखते हैं, और जिसके कारण से फिर धीरे धीरे फोटो आइसोमराइजेशन के द्वारा बच्चे का शरीर के अंदर का जो बिलीरुबिन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है सोल्यूबल फॉर्म में, और पेशाब द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कितना बच्चे का बिलीरुबिन का लेवल है, कितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि बच्चा कितनी देर ब्लू लाइट में रहेगा। जैसे जैसे बिलीरुबिन की बढ़ने की मात्रा कम होती रहेगी वैसे वैसे जॉन्डिस का लेवल कम आता रहेगा। अगर फोटोथेरेपी देने के बाद भी बच्चे का जॉन्डिस का लेवल बढ़ रहा है, वो अगर एक्सचेंज की तरफ जा रहा है, तो बच्चे का हमको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना होता है। अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में बच्चे के शरीर का खून थोड़ा थोड़ा करके निकाल के उसको थोड़े थोड़े डोनर के खून से रिप्लेस किया जाता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें आपको सेंट्रल लाइन डालना होता है और डोनर का ब्लड बच्चे के शरीर में देना होता है, इसलिए रिस्की प्रोसीजर है। तो जिसे इंडिकेटेड है उससे ही एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। लेकिन लाइफ सेविंग सिचुएशन में जहाँ पे हमको कर्निक का रिस्क लगता है, जिसमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे के ब्रेन को डैमेज हो सकता है, वैसे कंडीशन में आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ और जो हमको समझनी है कि एक बार बच्चा अगर फोटोथेरेपी में रखा जाए तो उसके बाद में उसको क्लिनिकली असेस करना मुश्किल होता है कि उसका जॉन्डिस कम हो रहा है या नहीं। ऐसी स्थिति में आपको बार बार बच्चे की लैब वैल्यू ही चेक करनी होती है कि जॉन्डिस का लेवल कम हो रहा है या नहीं। दूसरा, अगर हमको ध्यान में आता है कि एक तरफ से ब्लू लाइट लगाने से जितनी तेज़ी से बिलीरुबिन का लेवल कम होना चाहिए उतना कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम बच्चे को 2-3 तरफ से भी लाइट लगा के इसको कम कर सकते हैं। अभी न्यू इसमें फाइबर ऑप्टिक ब्लू लाइट आया है, जिसको आप बच्चे को रैप भी कर सकते हैं, उसके ऊपर लिटा सकते हैं, जिसके कारण से बहुत तेज़ी से बच्चे के जॉन्डिस का लेवल, बिलीरुबिन का लेवल कम होता है। और एक सवाल पूछा जाता है कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो जितना क्लोज आप बच्चे को इसके रखेंगे उतने जल्दी ये जॉन्डिस का लेवल कम होता है। मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उन्होंने बोला गया है, लेकिन क्योंकि जो एलईडी लाइट है वो गर्म नहीं होती, तो बच्चे को आप पास में भी रख सकते हैं। सिर्फ बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटर करना ज़रूरी है। न्यूअर डिवाइसेस हीट नहीं करती है, तो इसको आप बच्चे के जितने पास हो सके उतने पास उसको रख सकते हैं। बिलीरुबिन जो ब्लैंकेट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आप बच्चे को रख सकते हैं। लेकिन जो पुराने अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको एक डिस्टेंस पे मेंटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चा ओवरहीट हो जाएगा। तो जो भी आपके यूनिट में फोटोथेरेपी मशीन्स अवेलेबल है, पहले उसके बारे में समझिए, उसके प्रोटोकॉल, यूज़र्स मैनुअल पढ़िए और उस हिसाब से ही बच्चे को ट्रीट कीजिए। इसके अलावा नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनेमिया में कुछ ड्रग स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे का अल्ब्यूमिन कम है तो अल्ब्यूमिन दिया जाता है, ताकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो अल्ब्यूमिन को बाइंड रहे और ब्रेन को डैमेज ना करे। अगर अल्ब्यूमिन की लेवल कम है तो कम मात्रा में भी ब्रेन को डैमेज हो सकता है। बिलीरुबिन के कम मात्रा में भी ब्रेन को डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो भी बिलीरुबिन ब्लड के अंदर है वो अल्ब्यूमिन को बाइंड रहता है। अगर अल्ब्यूमिन अवेलेबल नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में डैमेज करेगा। दूसरा, किसी किसी सिचुएशन में इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है इसको कम करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स है जो अभी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन का रूटीनली कोई यूज़ नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनेमिया के ट्रीटमेंट में नहीं